नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर और लाइनमैन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में आज इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफार्मर की इस 5वीं और आखिरी लर्निंग वीडियो में दोनों जो करंट और पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन हैं और 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कनेक्शन से रिलेटेड कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। साथ में कुछ वन लाइनर स्टेटमेंट जो किसी परीक्षा प्रश्न की प्रारूप हो सकते हैं, उन्हें भी देखते हैं। शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन समांतर संचालन के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति जो इन विकल्पों में दी हुई है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट करते हैं तो दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एक सप्लाई साइड वोल्टेज से आपस में पैरेलल जोड़ दी जाती है और लोड को भी दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को पैरेलल में जोड़कर लगाए जाते हैं। और ऐसे ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल के दौरान दोनों ट्रांसफार्मर या अधिक ट्रांसफार्मर जिनको आपस में पैरेलल में लगाया हुआ है उनकी सिंगल फेज के केस में पोलैरिटी और 3 फेज के केस में फेज सीक्वेंस एक समान होना जरूरी है, अन्यथा वो परस्पर एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस बनाकर भारी नुकसान के कारण बन सकते हैं। जिन ट्रांसफार्मरों का हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं वो लाइन पे वोल्टेज के रेशो को एक समान बनाए, उसी तरह के इनके फेरा अनुपात होने चाहिए। तो एक समान फेरा अनुपात के ट्रांसफार्मर को ही आप आपस में समांतर में जोड़ सकते हैं। 3 फेज की स्थितियों में स्टार और डेल्टा के बीच में 30 डिग्री का कलांतर हो जाता है। तो जिन ट्रांसफार्मरों को हम आपस में समांतर में जोड़ते हैं उनके कला संबंध भी एक समान होना जरूरी है। अगर यहाँ विकल्प देखें तो ए जो विकल्प कहता है कि जो लोड की नेचर है वो इम्पोर्टेंट है दो ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में, जबकि लोड की प्रकृति का ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं है। दोनों ट्रांसफार्मर में शीतलन की प्रकृति कैसी है उसका भी उनके पैरेलल ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसफार्मर में हम किस प्रकार का कुचालन इस्तेमाल करते हैं उसका भी समांतर संयोजन में कोई लेना देना नहीं है। ये जो सी विकल्प है, अगर सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर हैं तो उनकी पोलैरिटी एक समान होनी चाहिए और अगर एक 3 फेज का कनेक्शन है तो ट्रांसफार्मरों में फेज सीक्वेंस और जो कला संबंध है स्टार और डेल्टा बनाते समय वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में सेम वोल्टेज की फेज सीक्वेंस बनाए, ये जरूरी है। तो यहाँ सी हमारा सही विकल्प हो गया है। आज का दूसरा प्रश्न भी समांतर में संचालित दो ट्रांसफार्मर के बारे में है और पूछा गया है कि अगर समांतर में संचालित दो ट्रांसफार्मर की प्रतिशत प्रतिबाधा परसेंटेज इंपीडेंस असमान हो तो क्या होगा। अगर हम विकल्प देखें, द्वितीयक भाग में शॉर्ट सर्किट लघुपथ हो जाएगा। ये तभी संभव है जब दोनों ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के गलत पोलैरिटी में या 3 फेज के ट्रांसफार्मर गलत कला स्थितियों में आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो यहाँ एक दोनों ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड में शॉर्ट सर्किट बना लेंगे। अगर दोनों ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी या फेज सीक्वेंस एक समान है तो ऐसी शॉर्ट सर्किट कंडीशंस नहीं पैदा होंगी और परसेंटेज इंपीडेंस असमान होने का लघुपथ से कोई संबंध नहीं है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि दोनों ट्रांसफार्मर अलग अलग पावर फैक्टर पे काम करेंगे। ये तब संभव है जब ट्रांसफार्मर के प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात के अनुपात R और L के अनुपात अलग अलग होंगे तो ऐसी स्थितियां हो सकती है। परसेंटेज इंपीडेंस का असर अलग अलग पावर फैक्टर मेंटेन करना नहीं होगा। दोनों ट्रांसफार्मर में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप्स होंगी, ये सही बात नहीं है क्योंकि प्राइमरी में दोनों एक ही जैसी वोल्टेज के साथ पैरेलल कनेक्ट हैं और सेकेंडरी में भी दोनों आपस में पैरेलल कनेक्ट हैं, तो दोनों तरफ वोल्टेज में जो ड्रॉप हो रही हैं वो एक समान होंगी। तो ये तीसरा गलत विकल्प है। और चौथा हमारा सही ऑप्शन है जो कह रहा है कि अगर परसेंटेज इंपीडेंस सेम नहीं होगी तो जिस ट्रांसफार्मर में परसेंटेज इंपीडेंस अधिक होगी वो कम भार के साथ भी वोल्टेज ड्रॉप बना लेगा और जिसकी परसेंटेज इंपीडेंस कम होगी वो अधिक धारा के साथ उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप बनाएगा। तो दोनों में जो लोड की शेयरिंग है वो उनकी केवीए रेटिंग के अनुपात में नहीं होके कम प्रतिशत प्रतिबाधा वाले में अधिक भार और अधिक इंपीडेंस वाले ट्रांसफार्मर में कम भार की स्थितियां बन जाएगी। तो यहाँ अगर दोनों पैरेलल में ऑपरेट ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इंपीडेंस में अंतर है तो उनके जो वर्किंग कंडीशंस में भार का बंटवारा है वो उनकी केवीए क्षमताओं के अनुपात में नहीं होगा। डी सही विकल्प है। हमारा तीसरा प्रश्न एक व्यवहारिक उपयोग पर आधारित है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं जो 11 केवी को 415 वोल्ट की एलटी वोल्टेज में स्टेप डाउन करते हैं, उनकी प्राइमरी डेल्टा में कनेक्ट और सेकेंडरी स्टार में कनेक्ट क्यों की जाती है। आमतौर पे हम किसी ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करते हैं ताकि लाइन के बजाय फेज वोल्टेज 1/√3 57% मान के साथ इंसुलेशन में सेविंग होगी और दोनों
दोनों ट्रांसफार्मर की साइड में से एक वाइंडिंग को हम डेल्टा में संयोजित करना पसंद करते हैं, ताकि कोर में नॉन लीनियरिटी से जो ट्रिपल हार्मोनिक संकेत बनते हैं वो इस डेल्टा क्लोज्ड मैश में सर्कुलेट होकर जो चुंबकीय प्रभाव बनाएंगे वो लाइन में ट्रिपल हार्मोनिक 3 गुना आवृत्ति के संकेतों के असर को खत्म कर देगा। लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम एलटी साइड में 3 फेज और सिंगल फेज मिक्स लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं और हमें सिंगल फेज लोड किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में लगाने होते हैं, वहीं 3 फेज लोड हम तीनों लाइनों के बीच में लगा सकते हैं और हमें न्यूट्रल पॉइंट तभी प्राप्त होगा जब हम स्टार पॉइंट को एक जगह इकट्ठा करके इस स्टार पॉइंट से ही न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त करेंगे। तो मिक्स लोड को सप्लाई करने के लिए एलटी को हमें 4 वायर बनाना था, वहां हमें न्यूट्रल वायर भी चाहिए था, वो सिर्फ स्टार वाइंडिंग कनेक्शन से ही प्राप्त हो सकता था, इसलिए एलटी को स्टार कनेक्ट किया और ट्रिपल हार्मोनिक को खत्म करने के लिए हम प्राइमरी को डेल्टा कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक वितरण ट्रांसफार्मर में यहाँ चौथा ऑप्शन पढ़िएगा, जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम चाहिए, उस सप्लाई को प्राप्त करने के लिए हम सेकेंडरी को स्टार कनेक्ट करते हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग से बचाने में इस कनेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करना भी कोई कनेक्शन से संभव नहीं है और ट्रांसफार्मर के कोई नुकसान कम होंगे, इसका भी कोई इस तरह के कनेक्शन से संबंध नहीं है। डेल्टा कनेक्शन हम ट्रिपल हार्मोनिक को खत्म करने के लिए और स्टार कनेक्शन मिक्स्ड सिंगल फेज और 3 फेज लोड सप्लाई के लिए जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम है उस वितरण प्रणाली के लिए चाहिए। तो हम यहाँ डी विकल्प के अनुसार प्राइमरी को डेल्टा और सेकेंडरी को स्टार में इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम चाहिए। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि जो उपयंत्र विभव ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी, उसकी प्राथमिक कुंडली में बहुत बड़ी संख्या में फेरे पतले तार के क्यों बनाए जाते हैं। तो एक पीटी है वो पावर सिस्टम की हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके स्टैंडर्ड 110 वोल्ट की वोल्टेज बना देती है, ताकि मानक और सामान्य क्षमता के वोल्टमीटर या हमारे प्रोटेक्शन की वोल्टेज रिले कॉइल्स एनर्जाइज की जा सके। क्योंकि प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा है और प्रति फेरे एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज बनाने के लिए कोर को बहुत बड़े आकार का लेना होगा, तो हम प्राइमरी में हाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग ज्यादा फेरे की कोयल बनाते हैं। और क्योंकि सेकेंडरी में बहुत ज्यादा करंट बाहर नहीं है, इसलिए प्राइमरी में भी जो हाई फेरों में घटकर करंट आता है उसका मान कम है और कम धारा के लिए हमें मोटे तार लेने की जरूरत नहीं होगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्योंकि हाई वोल्टेज और कम करंट की है, इसलिए हम उसे ज्यादा बड़ी संख्या में फेरे और पतले तार से बनाते हैं। तो यहाँ जो रिक्वायर्ड वोल्टेज रेशो है स्टेप डाउन का हाई प्राइमरी से लो सेकेंडरी वोल्टेज, उसे पाने के लिए हम इस तरह की वाइंडिंग करते हैं। दूसरे ऑप्शन, ज्यादा फेरों से इंडक्टिव इफेक्ट तो ज्यादा होगा, लेकिन इसका कोई उपयंत्र विभव ट्रांसफार्मर में महत्ता नहीं है। प्राथमिक की धारा नियमित करने में इस संरचना का कोई योगदान नहीं है। इनपुट और आउटपुट की वोल्टेज को स्थिर रखने में भी कोई प्राइमरी कॉइल में ज्यादा फेरों का या पतले तार का योगदान नहीं है। पूछा गया है कि ये जो उपयंत्र धारा ट्रांसफार्मर है वो क्या है। तो एक करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी हाई वोल्टेज की हमारे पावर सिस्टम के साथ लोड में सीरीज में जोड़ी जाती है और जो सेकेंडरी साइड है उसके सीरीज में एमीटर, रिले के करंट एलिमेंट, वोल्टमीटर की करंट कॉइल इस तरह से जोड़ी जाती है कि ये एक बहुत कम इंपीडेंस का ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी सर्किट बन जाता है। और इसमें क्योंकि कोई वोल्टेज नहीं है तो इस करंट ट्रांसफार्मर के अक्रॉस भी कोई वोल्टेज ड्रॉप प्राइमरी में नहीं होगी और सप्लाई की वोल्टेज पूरी की पूरी लोड के अक्रॉस होगी और वोल्टेज जो सप्लाई में है और जो लोड का मान है उसके हिसाब से प्राइमरी वाइंडिंग का धारा करंट ट्रांसफार्मर में डिसाइड होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे उपयंतर धारा ट्रांसफार्मर है वो श्रेणी में लगाए हुए विशेष प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में काम होने वाले ट्रांसफार्मर हैं। इसी भांति हम कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो समांतर में लगाया गया एक मेजरिंग ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इक्विवेलेंटली जो वोल्टमीटर हम सेकेंडरी में लगाते हैं वो प्राइमरी में भी लाइन के इक्विवेलेंटली पैरेलल में आए हैं। तो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज रिले के पोटेंशियल एलिमेंट या वाटमीटर की प्रेशर कॉइल को सप्लाई के साथ पैरेलल कनेक्ट कराने वाला समांतर में लगाया जाने वाला उपयंत्र ट्रांसफार्मर है। वहीं करंट ट्रांसफार्मर ऐसा मेजरिंग सिस्टम है जो एमीटर या रिले के करंट एलिमेंट या वाटमीटर की करंट कॉइल को लाइन के इक्विवेलेंटली सीरीज में लगवा देता है। तो ये श्रेणी में लगाया गया उपयंत्र ट्रांसफार्मर हो गया है। तो यहाँ बी हमारा सही ऑप्शन हो गया है। अगर यही क्वेश्चन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाता तो ए विकल्प सही विकल्प हो जाता।
छठा प्रश्न भी करंट ट्रांसफार्मर के बारे में है। पूछा गया है कि उपयोग के दौरान किस प्रकार के ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है वो सदैव एक वैद्युत बंद परिपथ में रहनी चाहिए। तो सही ऑप्शन उपयंत्र धारा ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर है, जिसकी सेकेंडरी में एमीटर या रिले का करंट एलिमेंट या वॉटमीटर की करंट कॉइल जब आपस में सीरीज में जोड़कर सेकेंडरी के साथ लगाई जाती है तो इन सब का इंपीडेंस नेग्लिजिबल स्मॉल होने के कारण यहाँ सेकेंडरी में ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है। वहीं उपयंत्र विभव ट्रांसफार्मर के साथ हम जब वोल्टमीटर या रिले के वोल्टेज एलिमेंट या प्रेशर कॉइल लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा इंपीडेंस वाले उपकरण यहाँ लगभग ओपन सर्किट कंडीशंस बनाते हैं, तो इसका सर्किट क्लोज सर्किट कंडीशन में नहीं है। एक पावर ट्रांसफार्मर में लोड बदला जा सकता है और किसी भी हालत में पावर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को शॉर्ट करेंगे तो प्राइमरी में करंट बहुत ज्यादा होने से ट्रांसफार्मर नष्ट हो सकता है, इसलिए इनमें शॉर्ट सर्किट कंडीशंस नहीं आती। और पावर ट्रांसफार्मर चाहे स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, शॉर्ट सर्किट करना नुकसान कर सकता है, इसलिए बी सी डी गलत ऑप्शन है और ए ऑप्शन एक करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रहती है वो सही ऑप्शन है। कल्पना करें कि एक सीटी के सेकेंडरी में उपकरण बदलते समय कोई क्लोज सर्किट में ब्रेक हो गया है और ये अगर अचानक ओपन हो जाएगा तो सेकेंडरी में करंट फ्लो रुकने से सेकेंडरी का एमएमएफ नहीं बनेगा और प्राइमरी में लोड करंट अपना चुंबकीय प्रभाव जो बनाएगा वो अगर सेकेंडरी के चुंबकीय वाहक बल से निरस्त नहीं होगा तो कोर में फ्लक्स का मान अत्यधिक ज्यादा हो जाएगा और ऐसी स्थिति में सीटी के सेकेंडरी में बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज उपकरणों के इंसुलेशन को भी नष्ट कर सकती है और किसी संपर्क में आए हुए उपयोगकर्ता मानव को भी इलेक्ट्रिक शॉक पहुंचा सकती है। और ऐसी कोर जिसमें फ्लक्स का मान बहुत अधिक हो गया है, गहरे संतृप्त अवस्था में चली गई है, उसकी रेखीयता खत्म हो जाएगी, लीनियरिटी खत्म हो जाएगी और करंट ट्रांसफार्मर अपनी मापन की शुद्धता बनाए नहीं रखेगा तो सीटी का सेकेंडरी किसी भी हालत में ओपन नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में ही काम करनी चाहिए। कुछ परीक्षा उपयोगी वन लाइनर स्टेटमेंट के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। जो हमारे ट्रांसफार्मर में हम तेल भरते हैं, उन सभी तेल भरे ट्रांसफार्मर में ऑयल को जब हम लगाते हैं तो ऑयल ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग में जो लॉसेस से हीट पैदा होती है उस हीट को बाहर निकालने के लिए कूलिंग शीतलन का काम तो करता ही करता है, साथ में वो पेपर कार्डबोर्ड इनमें इम्प्रिग्नेट होकर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और स्वयं भी एक इंसुलेटर का काम करता है। तो ऑयल तेल भरे हुए ट्रांसफार्मर में कूलिंग और इंसुलेशन दोनों काम करता है। दूसरी लाइन समझते हैं। जो हम ट्रांसफार्मर के लिए तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें वाष्पशीलता वोलेटाइल नेचर कम होनी चाहिए ताकि कार्यकारी स्थिति में जब तेल गर्म भी हो तब भी उसकी वाष्प नहीं बने, क्योंकि तेल की वाष्प बनना, तेल में वोलेटाइल नेचर होना नुकसानकारी अग्नि के कारण बन सकता है। तेल में शांता विस्कोसिटी भी कम होना जरूरी है ताकि तेल आसानी से संवहन धाराएं बनाकर उष्मा का बढ़िया निष्कासन कर सके। साथ में कम शांता का लो विस्कोसिटी का तेल पेपर और कार्डबोर्ड के इंसुलेशन के सरंध्रों में घुसकर अंदर की उष्मा को भी बाहर निकालने का काम करेगा और वो हमारे कुचालक पदार्थों के परावैद्युतांक सामर्थ्य को भी मजबूत करने का काम करेगा। तो तेल में वाष्पशीलता वोलेटिलिटी और विस्कोसिटी दोनों कम होनी चाहिए। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ पर बांधते हैं। उस चुंबकीय परिपथ में जो फ्लक्स का प्रवाह बनता है, उस फ्लक्स प्रवाह की जो बाधा रिलक्टेंस प्रतिष्ठंभ होता है उसका मान कम होना जरूरी है ताकि हमारे ट्रांसफार्मर चुंबकीय कार्यकारी फ्लक्स बनाने के लिए जो चुंबकन धारा की आवश्यकता बनाएंगे वो कम रहे। इसीलिए हम जब ट्रांसफार्मर कोर को जमाते हैं तो लेमिनेशन और पत्तियों से बनी हुई कोर के बीच में भी वायु अंतराल को कम रखा जाता है और चुंबकीय पदार्थ उच्च पारगम्यता के और पर्याप्त काट क्षेत्रफल के लिए जाते हैं ताकि चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठंभ कम रहे और कार्यकारी फ्लक्स बनाने के लिए हमारे चुंबकन धारा की आवश्यकताएं कम रहे। ट्रांसफार्मर का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें जो आवाज आती है, नॉइज आती है, उसका मुख्य कारण लोहे की कोर में मैग्नेटोस्ट्रिक्शन है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में लोहे के डोमेन जब चुंबकित और विचुंबकित होती हैं तो उनकी लंबाइयों में फर्क आता है और लंबाइयों में इस तरह का अंतर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की एक्शन में चुंबकीय क्रोड में यांत्रिक शोर और नॉइज का कारण बन जाता है। ट्रांसफार्मर की लोह क्रोड में इस तरह के यांत्रिक आवाजें कम हो, इसलिए कोर को मजबूत तरीके से ब्रेस बंधन किया जाता है ताकि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के एक्शंस अनुनादी यांत्रिक क्रियाएं करके आवाज के स्तर को बढ़ा नहीं पाए। जब हम ट्रांसफार्मर की कोर के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग बांधते हैं तो दोनों के बीच में आपस में कोई विद्युत संपर्क नहीं होता और अगर कोई प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एक दो वाइंडिंग के
ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस या प्रतिबाधा की मापन करेगा तो ये रेजिस्टेंस या प्रतिबाधा का मान अनंत प्राप्त होगा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में आपस में कोई विद्युत संपर्क नहीं है। अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग के धारा प्रवाह वाले इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी वाइंडिंग के भार के परिपथ में प्रवाहित धारा के अंश नहीं है। दोनों के बीच में प्रतिरोध मापन करने पर अनंत प्रतिरोध ज्ञात होगा। आखिरी वन लाइनर लेते हैं। एक ट्रांसफार्मर में प्रयोग के दौरान जो अधिकतम भार धारा की स्थितियां हैं उसका निर्धारण ताप वृद्धि से होता है। अगर हम ट्रांसफार्मर में कूलिंग को बेहतर कर लेते हैं, उष्मा का निकास ज्यादा बेहतर, शीतलन बेहतर हो जाता है। जैसे एक ON-AN ट्रांसफार्मर में हम प्राकृतिक हवा की प्रवाह के बजाय बलपूर्वक हवा का प्रवाह करके कूलिंग को ON-AF कर देते हैं, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, कूलिंग बेहतर हो जाएगी तो हमारा टेम्परेचर राइज कंट्रोल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हम ट्रांसफार्मर में 10 से 12.5% एक्स्ट्रा लोड भी अगर ले लें तो टेम्परेचर राइज वही रहेगी। तो ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम लोड है वो बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम लोड टेम्परेचर राइज के द्वारा निर्धारित होता है। उम्मीद है ट्रांसफार्मर विषय की ये 5वीं लर्निंग वीडियो अपनी दूसरी 4 सहयोगी लर्निंग वीडियोस के साथ आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रारूपों को समझा पा रही है। हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लेलिस्ट में 30 लर्निंग वीडियो के साथ हमने पहली 15 लर्निंग वीडियो में पहला सेमेस्टर और दूसरी 15 लर्निंग वीडियो में दूसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को पूरा करने की कोशिश की है। उम्मीद है इन 30 लर्निंग वीडियो से आपको इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर परीक्षा की तैयारी में आधा पाठ्यक्रम बेहतरीन तरीके से तैयार करना आ जाएगा। इसी प्लेलिस्ट की आने वाली वीडियो आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस की भी तैयारी कराएगी और आपको परीक्षाओं में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।